इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर रिजल्ट के आने के बाद बिहार की राजनीति कई मुद्दों पर गर्म होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जीत के बाद हर एक वार्ड पर घूमेंगे और समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी ने भी मंथन तेज कर दिया है। हार के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के साथ बंद कमरे में सीएम सम्राट चौधरी ने मीटिंग की है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो जीत का इतना बड़ा झटका आरजेडी के खेमे को लगा है कि जिस तरह से जो जब्त हो गई है उनकी जमानत आरजेडी की प्रत्याशी की, उसके बाद लगातार आरजेडी में बहसबाजी तेज हो चुकी है। भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव आपस में मार पिटाई तक उतर आए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, इस तरह का घमासान क्यों मच गया है बांकीपुर उपचुनाव के बाद? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो जीत के बाद वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी के चलते हर वार्ड में जाने का फैसला लिया है। तो क्या कुछ मायने रखता है ये बड़ा फैसला? देखिए, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है चुनाव से पहले और अब वो चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बातें उन्होंने चुनाव से पहले की है उसको जमीन पर किस तरीके से लागू किया जाए। लोगों का भरोसा जीतकर वो विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो उस भरोसे को कैसे बरकरार रखा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये फैसला है कि पटना बांकीपुर सीट के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं सारे वार्ड वो जाएंगे। यानी जितने भी जगह से उनको वोटिंग मिली है, क्योंकि 422 में से उन्होंने दावा किया है कि 400 से ज़्यादा बूथों पर उनकी जीत हुई है। तो जितने भी 20-25 वार्ड हैं टोटल वहाँ पर, उन तमाम वार्ड में जाएंगे और लोगों का धन्यवाद करेंगे। यानी प्रशांत किशोर जीत के बाद एक सकारात्मक कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि कई बार लोग चुनाव जीत जाते हैं तो उनको 6-6 महीने लग जाते हैं अपने क्षेत्र में जाने के लिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो या किसी को अगर मंत्री पद मिलता है तो। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ जिस पॉजिटिव रुख को अपनाया है उसे लोग स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं और लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जब हर वार्ड में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर जो उन्होंने वादा किया है बांकीपुर में बदलाव लाने की, वो सब तभी पूरा हो पाएगा जब जनता उनको अपना एक एक समस्या बताएगी। उन्होंने तारीख भी निर्धारित कर ली है। 11 अगस्त से वो वार्ड में घूमेंगे और जहां जहां जाएंगे हर वार्ड में लोगों से बातचीत करेंगे, स्थानीय मुद्दे को सुनेंगे और उसके बाद लोगों को बताएंगे कैसे उनका जो विकास का मॉडल है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर इन 7-8 दिनों में जब वो सारे वार्ड में घूम लेंगे तो उसके बाद फिर वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता से बहुत सारे वादे भी किए हैं और जनता को बताया है। हालांकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि पहले उन्होंने कहा था कि बांकीपुर को बेंगलुरु बना देंगे, फिर उन्होंने कहा है कि वो बांकीपुर को बेंगलुरु कैसे बना सकते हैं अकेले। लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि उनके वीडियो के छोटे से हिस्से को काटकर वायरल किया गया, उन्होंने पूरी बात कुछ और कही थी। सर, क्या लगता है, क्या ये सिर्फ शुरुआती जोश है? देखिए, शुरुआती जोश इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर ने इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की थी और उस दौरान वो गांव-गांव घूमे थे, पद यात्रा की 2 साल से ज्यादा तक। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। उनके 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा सोच रहा है, इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, इतनी ज्यादा बिहार के बारे में बातचीत कर रहा है, तो ये शुरुआती जोश नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बांकीपुर में जो जीत मिली है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को कैसे एक बड़ी चुनौती में बीजेपी और आरजेडी के लिए बदलना है वो उन्हें भली भांति मालूम है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अभी उनके पास 4 साल का वक्त है, 4 साल से ज्यादा का ही वक्त है। इस बीच में बांकीपुर को एक मॉडल के तौर पर अगर वो डेवलप कर पाए तो 2030 के चुनाव में ठीक वैसे ही जा सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में गूंजा था। तो प्रशांत किशोर 4 साल में बहुत कोशिश करेंगे कि बांकीपुर की स्थिति बेहतर हो जाए। जो भी एक विधायक से संभव होगा हर उस चीज को वो धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं 4 सालों में अब ये तय होना है कि प्रशांत किशोर की राजनीति आगे कहाँ जाएगी। लेकिन सर, गठबंधन को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों नितिन नवीन की तारीफ की है और कहा है कि उन्हें गर्व है उन पर कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। तो क्या गठबंधन का कोई रुख प्रशांत किशोर करेंगे? नहीं, गठबंधन का तो उन्होंने क्लियर कट पहले ही बता दिया है कि हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा और वो जानते हैं इस बात को। गठबंधन करने का मतलब है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर आरजेडी से गठबंधन करते हैं तो फिर लोगों में ये मैसेज जाएगा कि ये बीजेपी के खिलाफ जानबूझकर ये आए हैं, राहुल गांधी के समर्थन से आए हैं और बीजेपी के साथ आएंगे तो कहा जाएगा कि इन्होंने पहले ही सारी चीजें डील कर ली थी। तो ऐसे में वो एकला चलो की रणनीति ही अपनाएंगे
और बिहार में जिस तरीके से बदलाव की बातें कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, तो इन चीज़ों को ज़मीन पर लाने के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे और लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बांकीपुर को बदल रहे हैं। और अगर बांकीपुर में बदलाव दिख जाएगा तो ये तय मानकर चलिए बिहार में इसका दूरगामी असर होगा। फिर लोगों में ये मैसेज जाएगा कि अगर ये व्यक्ति एक सीट पर विकास कर सकता है तो ये बहुत सारे सीटों पर विकास कर सकता है। इसीलिए उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी तुलना केजरीवाल से क्यों कर रहे हैं, आप मेरी तुलना थलापति विजय से कीजिए, ममता बनर्जी से कीजिए, जो सफल क्षेत्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि वो किसी नेता की तरह नहीं है, वो बिहार को सुधारने के लिए आए हैं। लेकिन कितना सुधार पाएंगे, अब सारी चीज़ें उनके हाथ में है। 4 साल में देखना होगा कि सरकार के साथ उनके रिश्ते कैसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी सम्राट चौधरी के साथ निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई अपराधी छवि का व्यक्ति बिहार का सीएम ना हो। अगर इसी तरीके से दोनों दलों के बीच ऐसी रणनीति देखने को मिले, वार पलटवार का दौर देखने को मिले, तब क्या प्रशांत किशोर तमाम चीज़ों को ज़मीन पर लागू करा पाएंगे, क्योंकि जो सरकार में है उनसे काम भी निकलवाना है। और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हर वार्ड में स्थानीय मुद्दे जो भी हैं उन चीज़ों को हम सही कर देंगे, और एक विधायक के तौर पर मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। पीके तो लगातार जोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हार के लिए मंथन बीजेपी में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जो बैठक हुई है, बंद कमरे में 2 घंटे करीबन ये बैठक चली है, तो क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ हार की वजहें सामने आई हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी भी वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, ये बैठक बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट और बीजेपी के लिए साख की सीट थी ये। और उसके बाद हमने देखा जब चुनाव हार गई बीजेपी, तो कैसे बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। सुबह सुबह 200 किलो, कोई कह रहा था 200 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर हुआ था, वो सारे ठंडे बस्ते में चले गए। उसके बाद बीजेपी में जिस तरीके से सन्नाटा पसरा, अंदर खाने की खबर है कि सम्राट चौधरी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके सीएम बनने के बाद ये पहली लड़ाई थी और पहली ही लड़ाई सम्राट चौधरी हार गए। तो इसका मैसेज बहुत ही नेगेटिव गया है। और सम्राट चौधरी से ज़्यादा ये नितिन नवीन की हार है, क्योंकि उस सीट से 35 सालों तक लगातार उनका कब्जा रहा, उनके पिताजी का कब्जा रहा, मतलब परिवार का कब्जा रहा। तो उसके बावजूद वो चुनाव हार गए, उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए, और जो मैसेज बीजेपी देने की कोशिश कर रही थी उस मैसेज को देने में नाकाम हो गई। तो जब विधायकों को बुलाया गया तो सम्राट चौधरी ने सारे विधायकों को डांट लगाई, जिनको भी मीटिंग में बुलाया था, खास करके जो कुम्हरार, दीघा, फुलवारी के विधायक हैं, आसपास के इलाकों वाले, कि आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर। आप लोग जब 40 स्टार प्रचारक की भी लिस्ट थी, इतने लोग हम लोग बाहर से भी लाए थे, मतलब जो बांकीपुर से बाहर के नेता हैं, इतने मंत्रियों का लगा था कैंपेन, आप लोगों की भूमिका क्या रही थी? आप लोगों ने अगर सही से मेहनत की होती तो आज रिजल्ट कुछ और होता। तो अपने ही विधायकों को डांटते फटकारते नजर इसलिए सम्राट आए, क्योंकि उनको मालूम है कि एक हार उनकी छवि पर बहुत बड़ा असर कर रही है। और ये मैसेज पूरे देश में गया है कि बीजेपी का पहली बार अपना सीएम बना और उसके बाद पार्टी चुनाव हार गई। तो इस मैसेज को कैसे आने वाले समय में और कमजोर किया जाए, इसके लिए उन्होंने फटकार लगाई। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि अनंत सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी गुमान हो गया है, बंगाल जीते, हरियाणा जीते, बिहार जीते, तो उनको लगा कि सब जगह चुनाव जीत जाएंगे। और लोगों में ये बात है कि नीतीश कुमार को जो हटाया गया है वो बीजेपी ने सही नहीं किया। तो अनंत सिंह की नाराजगी हो या फिर दूसरे नेताओं का भी लगातार बयान आता है, और बहुत बार तो ये भी चर्चा आती है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, और उसके बाद बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम है, इससे साफ साफ समझ में आता है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है, जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, उस मैसेज को देने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। बीजेपी तो हार के बाद मंथन कर रही है, लेकिन आरजेडी के खेमे में तस्वीर कुछ और ही सामने आ रही है। भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव जिस तरीके की बातों का, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफी आपत्तिजनक शब्द हैं। क्योंकि भाई वीरेंद्र भी सीधा कह रहे हैं कि झाड़ू मार देना चाहिए इन लोगों पर। उनका कहना है कि अगर मैंने पोल खोल दी तो ऐसे ऐसे कारनामे खुलकर सामने आ जाएंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो आरजेडी के खेमे में ये क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, भाई वीरेंद्र जो है हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, और शक्ति यादव चूंकि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं अपनी बातें, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं अपनी बातें, लेकिन समझना ये होगा कि ये अंदर की खींच है। जो आरजेडी चुनाव बुरी तरह से हारी है, जमानत जब्त हो गई है। हालांकि आरजेडी की ओर से ये भी बयान आ गया कि हम तो बार बार इस सीट को हारते ही रहे हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है। लेकिन इस बीच में आरजेडी के 2 सीनियर लीडर्स, एक लालू यादव के करीबी हैं बहुत,
भाई वीरेंद्र, और दूसरे तेजस्वी यादव के करीबी हैं शक्ति सिंह यादव। तो अभी ये जो चीजें शुरू हुई है आरजेडी में, वो आपको भी और बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी। अभी और भी ज्यादा, जितने भी आरजेडी में बहुत सारे गुट बने हुए हैं, एक तेजस्वी का गुट है, एक लालू यादव के पुराने लोगों का गुट है और एक अलग गुट है। तो इन सब के बीच आपस में मनमुटाव की जो खबरें लगातार चल रही थी, अब वो सामने आएंगी और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आने वाले समय में आरजेडी के लोगों में टूट नहीं होगी, आरजेडी के विधायकों में टूट नहीं होगी, क्योंकि अब प्रशांत किशोर विधानसभा में जा रहे हैं तो समीकरण बदलेंगे, बहुत सारे लोग जनसुराज से भी जुड़ेंगे और बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ ही रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी के लिए यह हार जो है अंतरकलह को सामने ला दिया है। और शिवानंद तिवारी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि विदेश में रहने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो आरजेडी का एक धड़ा जो है वो तेजस्वी यादव के चीजों से समर्थित नजर नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि तेजस्वी यादव सही तरह से पार्टी चला नहीं रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो आगे चलकर दिक्कत होगी। जबकि तेजस्वी के लोगों को लगता है नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पर उनके चेहरे पर वोट मिलता है। लेकिन अगर ऐसा था तो बांकीपुर में मुसलमान और यादव टूट कैसे गए? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तेजस्वी यादव को तलाशने होंगे। अगर इन चीजों को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिलेगी और कम से कम 1 दर्जन विधायक तो टूटकर जरूर बीजेपी या फिर जनसुराज के साथ जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर बांकीपुर में हुए उपचुनाव के बाद अब राजनीतिक पारा जो है हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पीके ने बड़ा फैसला लेते हुए हर बूथ पे जाने की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन का दौर तेज हो गया है। लेकिन तीसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो वहां काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। नेताओं के बीच की आपसी अंतरकलह जो है वो खुलकर सामने आ रही है, जो आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।